सीधा सवाल, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होगा? दाल चावल ये हम एक्सपोर्ट करते थे। I'm talking of 92. By God's grace, in 2000 we were the largest exporter of मसूर दाल in India. नए नए चेंजेस आते रहते हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, AI, चैट जीपीटी से लेकर बहुत कुछ ऐसा आ रहा है। अगर वो अपनाएंगे नहीं तो हम मार्केट में नहीं रहेंगे। कैसे अपनाते हैं आप इस AI को? What we do is generally सूरत में आज तक जितने भी बिजनेस ऑफ सच काइंड्स ऑफ मशीन्स है, पीपल आर ट्रेडर्स। वो चाइना से या यूरोप से, ताइवान से मशीन्स ले आते हैं और दे सेल करते हैं। बट इन अवर केस इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। हम लोगों ने एक बात क्लियर करी थी कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। नमस्ते दर्शक दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और स्वागत है एक ऐसी शख्सियत का जिसका परिचय अपने आप में एक बड़ी घटना है। जीवन में 5 वस्तु ईश्वर दत्त होती हैं। एक एजुकेशन जो सबको नहीं मिलती, शिक्षा यानी कि सरस्वती। बहुत चुनिंदा लोगों को प्रभु यानी भगवान यानी ईश्वर, ये ईश्वर दत्त चीज देता है। दूसरी ईश्वर दत्त होती है लक्ष्मी, जो भी सभी को नहीं मिलती है। और चुनिंदे लोगों के पास ये लक्ष्मी होती है ताकि वो लक्ष्मी का सदुपयोग समाज में कर सके। तीसरी ईश्वर दत्त वस्तु होती है हेल्थ, आरोग्य। वो भी सभी को प्राप्त नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी उम्र है, अब ऐसा मत सोचिए कि मैं रिटायर होने के बाद यात्रा जाऊँगा। जब भी आपकी उम्र है, यात्रा करने का मन है, घूमने का मन हो, घूम लो, क्योंकि पता नहीं कब क्या कहाँ हो सकता है। चौथी ईश्वर दत्त होती है, वो है नेम एंड फेम। वो भी सभी को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को नेम एंड फेम मिलती है। और 5वीं ईश्वर दत्त वस्तु होती है और वो है सत्ता, पावर ऑफ एनीथिंग। वो भी सभी के पास नहीं होता है। लेकिन अगर ये 5 ईश्वर दत्त वस्तु का अगर कोई संगम आज मेरे साथ है, जिसका नाम है आज के हमारे अतिथि अशोक अडवाणी जी। थैंक यू सर। अशोक अडवाणी जी सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और उनके संचालक भी हैं। और मैं सिग्नेचर के बारे में इतना बता सकता हूँ कि जैसे हम लोग फोटोस्टेट कॉपी निकालते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि फोटोस्टेट कॉपी निकाल के लाओ, हम कहते हैं कि जेरोक्स निकाल के लाओ। वो जेरोक्स ये एक कंपनी है, ये जेरोक्स ये एक मशीन की कंपनी का नाम है। वो अपने आप में इतनी ब्रांड बन चुकी है कि हमारे दिलो दिमाग पे वो नाम छाया हुआ है। और इसी तरह से अगर टेक्सटाइल मशीनरी की कोई ब्रांड है जिसको हम बोलते हैं कि मशीन किसके लेना है, बोलेंगे सिग्नेचर। ये होती है ब्रांड। और वो ब्रांड जब हमारे साथ हो तो उनको वेलकम करने में मुझे बड़ा आनंद और गर्व महसूस होता है। दर्शक दोस्तों, सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन्स ग्रुप ये सिर्फ टेक्सटाइल में सीमित नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटी में है, रियल एस्टेट में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, लीगल प्रोडक्शन में है, यानी बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ अशोक जी उनकी पूरी कंपनी के साथ कर रहे हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले तो ये जो मैंने बताया आपका इतने कार्य क्षेत्र में, उस कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। इन सभी में आप क्या क्या करते हैं? एक्चुअली सिग्नेचर ग्रुप जो है, ये ग्रुप है, फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप है। इट्स अ फैमिली बिजनेस, इट्स अ जॉइंट फैमिली बिजनेस। हम 4 भाई और हमारे फादर, हम सब साथ में मिलके काम करते हैं। लेकिन हर किसी ने अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन और अपना अपना बिजनेस का पैटर्न पकड़ के रखा है। बट इट्स अ जॉइंट फैमिली बिजनेस और उसमें हमने वर्सेटाइल तरीके से अलग अलग बिजनेसेस में आगे बढ़े हैं। जैसे एक हमारा बिजनेस है लिकर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वी आर इन महाराष्ट्र, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डायजियो और यूबी के सारे ब्रांड्स के फ्रॉम 1988 और आज तक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन महाराष्ट्र जी। तो आज भी है। तो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। इसी तरीके से हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, कंट्री लिकर बार्स हैं, वाइन शॉप्स हैं, वो महाराष्ट्र में वो चल रहे हैं। सूरत में हम लोग टेक्सटाइल मशीन्स का काम करते हैं, साथ साथ में फैब्रिक प्रोडक्शन का काम करते हैं और रियल एस्टेट में भी करते हैं। तो इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ द फैमिली। राइट। अशोक जी, इतने फील्ड में होने के बावजूद भी आपकी जो प्रगति है वो हम बिल्कुल नोंदनीय है। द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यही प्रयास है कि आप जैसे उद्योगपतियों को इस बात को लेकर लोगों को कैसे प्रेरणा दी जाती है, और इसी की मकसद के साथ हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स के जरिए ये पॉडकास्ट आपके साथ प्लान किया है। तो इतनी वैरायटीज़ के साथ आपने बताया, बहुत सच बताया कि पूरी फैमिली इसके साथ लगी हुई है। फैमिली बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इंडस्ट्री, एनी ट्रेड, और ये एक राज होता है फैमिली बॉन्डिंग का। तो चलिए, ये फैमिली की बात से हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं कि
आप तो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान से आए, और जब पाकिस्तान से जब आए तब तो मेरे ख्याल से फैमिली में किसी के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो हालत थी, वो जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति को आपको ये स्वीकार करके यहाँ आना पड़ा था। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड वहाँ से हम आपकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली, और एज यू ऑल नो, बिफोर पार्टीशन हम लोग पाकिस्तान सिंध में रहते थे, और ड्यू टू पार्टीशन वी एक्सेप्टेड इंडिया, एंड माय ग्रैंडफादर ही केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। बोलना बड़ा सरल है कि वहाँ से आए, लेकिन इट वाज द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, जहाँ इतने सारे लोग बिना किसी पैसे के, बिना किसी अपने संगी साथी के यहाँ वो आए थे। तो उस समय मेरे ग्रैंडफादर को एक छोटी सी बैरक मिली थी रहने के लिए, वो थी इन प्लेस कॉल्ड धुले, जो महाराष्ट्र में है, अभी भी है। बट इन पाकिस्तान, इन सिंध ऑल्सो ही वॉज अ बिजनेसमैन, और यहाँ आने के बाद भी उनको बिजनेस ही करनी थी, तो बिजनेस वॉज इन द जीन्स। तो आई ऑलवेज से बिजनेस इज इन अवर DNA, बिकॉज माई ग्रैंडफादर व्हेन ही केम, तो आई रिमेंबर आई हैव स्टेड विथ हिम फॉर 25 years। तो मैं उनसे बहुत अनुभव लेता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था पूछने में कि कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने। तो ओरिजिनली ही केम टू धुले, ही हैड नो मनी, बट हिज विजन वॉज वेरी क्लियर। ही सेज धुलिया में इस जो जगह है, यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, तो इस जगह के अंदर बिजनेस की ग्रोथ कम होगी। तो ही शिफ्टेड टू प्लेस कॉल्ड जलगांव, दैट इज क्लोज टू धुले, और रेलवे स्टेशन के बाहर उन्होंने एक छोटी सी लॉरी लगाई थी, खाना बनाते थे और खाना खिलाते थे लोगों को, रेलवे स्टेशन से जो लोग आते थे उनके लिए। तो वो विजनरी स्टेप उन्होंने लिया, और बहुत मेहनत से। वी यूज्ड टू स्टे एट धुले, आई वॉज नॉट बॉर्न, बट हमारी फैमिली धुले रहती थी, और ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड एट जलगांव। बट ही वॉज अ विजनरी, दैट ही वॉज वेरी क्लियर कि डेवलपमेंट होना है तो रेलवे स्टेशन के या सी पोर्ट्स के पास ही होना है। तो 1952 में ही इस्टेब्लिश्ड अ स्मॉल रेस्टोरेंट, और उनकी विजन थी कि मैं ये बॉम्बे जैसा, जैसे आज जो मुंबई है उसका नाम बॉम्बे होता था, तो बॉम्बे जैसा बड़ा रेस्टोरेंट मैं इसको बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने नाम दिया बॉम्बे होटल इन 1952। एंड आई कैन प्राउडली से कि टिल डेट बॉम्बे होटल इज द मोस्ट सॉट आफ्टर रेस्टोरेंट ऑफ दैट एरिया। स्टिल आज भी बहुत पॉपुलर है, और दैट वॉज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1952। सो ही वर्कड वेरी हार्ड, और एक छोटा सा रेस्टोरेंट उन्होंने क्रिएट किया। बट इन 60s माई फादर जॉइंड द बिजनेस, एंड ही हैड अ वेरी बिग फोरसाइट। ही वॉज पढ़े लिखे थे, तो इन 65 ही जॉइंड हिम। तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट को रिनोवेट किया, थोड़ा अच्छा बनाया, कुछ नए मेन्यूज़ ऐड किए, मॉडर्नाइज किया, और दैट रेस्टोरेंट आई जॉइंड माई बिजनेस करियर इन 1988। उसी से हमने स्टार्ट किया। तो ओरिजिनली वी बिलोंग टू सिंध, वी केम हियर। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड, आई हैव सीन माई फादर वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते थे। एंड आई यूज्ड टू सी इन द बिजनेस दैट, सी इन द फैमिली कि बिजनेस वॉज द प्रायोरिटी ऑलवेज, क्योंकि वो सर्वाइवल का टाइम था उनका। तो आई ऑलवेज से कि माई ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश्ड द रेस्टोरेंट विद अ फैन, माई फादर मेड इट एयर कूल, and we brothers made it AC. AC, wow. This was the drastic change we had seen in that restaurant trip. Correct. Yes. So friends, I am having with me Mr. अशोक अडवाणी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रयास, एक सफल उद्योगपति के पास से प्रेरणा लेके दूसरे भी लोग किसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं इंडस्ट्री में, ये हमारा जानने का उपक्रम यहाँ पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अशोक जी, ये 3 पीढ़ी की आपने बात की, थोड़ा मुझे और पास्ट में ले जाओ। किस संजोग में आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था? वो कौन से दिन थे, कौन से ईयर्स थे, कौन सा ऐसा सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें ये हुआ? Actually, before partition, Sindhis used to stay at a place, a state called Sindh, which was very popular near Karachi. And we had a small village town called Gadeji, जो मुझे grandfather ने बताया है। जी। So he used to stay there. It was a very humble area, but he used to work very hard. He was a good businessman there also. So after partition, since we are Hindus, so we decided we will not stay with Pakistan. Yeah. We will migrate to India. So as you know, everybody migrated here, and worst times ever किसी हिस्ट्री में हुए थे तो वो माइग्रेशन के समय हुए थे।
तो ही हैड टू सी अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड जो मैं उनसे बातें 25 साल तक मैं उनसे सुनते रहा, उनकी कहानियाँ बहुत दर्दनाक थी। बट चूंकि ही वॉज अ क्लियर एंड विजनरी बिजनेसमैन, ही न्यू कि मुझे बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना है, ग्रोथ बिजनेस में ही लानी है। तो उन्होंने बचपन से हमें वही सिखाया कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और मेरे फादर जो हैं, आई कॉल हिम द बेस्ट बिजनेसमैन एवर आई हैव मेट क्रॉस मेरे लाइफ में। इसलिए नहीं कि मेरे फादर हैं, बट उनकी फोरसाइटेडनेस, उनका अकाउंटिंग सेंस, उनका फाइनेंस सेंस, उनकी डिटेलिंग, उसने हमारे फैमिली के बिजनेस को और ग्रो किया। जी। ही वॉज द ओनली सन, तो ग्रैंडफादर के साथ मिलके उन्होंने स्टार्ट किया। एंड इन 1988 इनिशियली तो उन्होंने कंपलसरी हमारे यहाँ एक सिस्टम बना दिया था कि एवरीबडी हैज़ टू स्टडी। good. फैमिली में रूल था और वो रूल आखिरी तक आज तक है। चाहे हमारी वाइफ्स भी वो देखते थे तो वो बोलते थे सुंदरता को नहीं इम्पोर्टेंस देना चाहिए, स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सो ऑल अवर गर्ल्स आर वर्किंग लेडीज़ इंक्लूडिंग माई वाइफ। और उन्होंने हमको कंपलसरी पढ़ाई करने पे मजबूर किया, मजबूर नहीं, इंसिस्ट किया कि आपको करना पड़ेगा। उस समय ऐसा होता था कि हमारे समाज में, सिंधी समाज में ऐसा होता था कि चूंकि नेसेसिटी थी तो हर मेरे एज का लड़का उस समय कंपलसरीली पढ़ाई छोड़ के जॉब पे जाता, काम पे जाता था। कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, घर में पैसे लाने होते थे। बट माई फादर सेड आपको नहीं जाना है, यू हैव टू ओनली स्टडी, स्टडीज़ के बाद मैं आपको बिजनेस में लाऊंगा, उससे पहले नहीं। तो आई डिड माई इंजीनियरिंग, MIT से इंजीनियरिंग किया। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई रिमेंबर, अच्छे मार्क्स से पास हुआ। और उसके बाद मैं बिजनेस में आया जी। तो जब बिजनेस में भी आया निखिल जी, तो 1988 में व्हेन आई पास्ड आउट माय इंजीनियरिंग, तो आई रिमेंबर आई वेंट टू जलगांव। तो माय फादर सेड आपने भी इंजीनियरिंग पढ़ लिया है, अच्छे मार्क्स से पास हुए हो, तो व्हाई नॉट यू जॉइन सम जॉब, कोई जॉब करिए, कोई हाँ, ये कन्वेंशनल सिस्टम हाँ, होती है, जो जॉब सिस्टम करने था, के आपने बाद। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ाई करी है और जॉब करिए। फिर भी आपने ये नहीं चुना शायद। नहीं चुना मैंने उनको। आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग मैन, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, वो जज्बा था। तो वो जॉब में नहीं मिल सकता था। तो उन्होंने स्वीकार कैसे किया? ही एक्सेप्टेड, ही सेड इफ यू वांट टू डू बिजनेस इट हैज हार्डशिप्स and you have to agree to it that you have to face the hardships. I said I'll face the hardships. So he said we have just a small restaurant, why don't you join this? So I said okay, I'll join the restaurant. So this was my first step into business. वेरी गुड। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो 1988 करीब की बात कर रहे हैं। फिर कैसे आगे, कैसे बढ़ी ये जर्नी और सूरत तक कहाँ कैसे पहुंचे? इसमें ऐसा हुआ कि my father, as I told you, is a very good businessman and very clear in his thoughts. तो पहले ही दिन उन्होंने मुझे एक सीख दी, एक ज्ञान दिया, विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ एवरीबडी, बिकॉज वो चीज़ आज तक मेरे साथ काम आ रही है। ही सेड अभी ये रेस्टोरेंट तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो डू यू नो व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ दिस रेस्टोरेंट? इस रेस्टोरेंट का हार्ट, दिल क्या है? कहते हैं हर बॉडी में हार्ट मजबूत रहेगा तो बॉडी पूरी मजबूत रहेगी। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर हार्ट, द कोर। तो मैं बोला यार ये हार्ट तो इसमें मुझे सब ये टीम दिख रही है। तो बोले नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस इज यू शुड आइडेंटिफाई द हार्ट ऑफ द बिजनेस। तो उन्होंने मुझे समझाया कि हार्ट ऑफ दिस बिजनेस इज द किचन। किचन। खाने की टेस्ट रहेगी किसी भी रेस्टोरेंट में तो वो कहीं भी किसी कोने में भी होगा, लोग वो खाना खाने जाएंगे। तो अगर जो आपको हार्ट मजबूत करना है तो यू गो लर्न हाउ टू कुक। आपको हार्ट मजबूत करना है। तो आई रिमेंबर इन 88 जब इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ के आया था, आई वॉज वेरी पॉलिश्ड, बड़ा, एंड ही सेड नथिंग डूइंग, गो इन द किचन, वर्क विद द स्टाफ। तो 6 महीने तक आई वॉज वर्किंग एज अ शेफ। आई लर्न कुकिंग, आई स्टिल कुक, आई एम अ गुड शेफ नाउ। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अभी भी कुक करते होगे तो आपकी बीवी को तो बिल्कुल शांति होगी। वो अशांति है। तो एनीवेज फिर वो आई लर्न कुकिंग एंड आई इम्प्रूव्ड द रेस्टोरेंट टू नेक्स्ट लेवल। वाओ। तो वो हार्ट आइडेंटिफाई करने का जो ट्रिक उन्होंने उस समय समझाया था वो आज तक हम हर बिजनेस में आइडेंटिफाई करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। फिर हम अपने आगे आपकी सफ़र के बारे में। देन वी स्टार्टेड, हम दोनों फादर और मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी जो मैं लिकर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बोल रहा था। 88 में दिसंबर में हमने स्टार्ट किया। तो वेरी स्मॉल, वी हैड लेस अमाउंट ऑफ मनी, वी बोरोड द मनी फ्रॉम बैंक और
छोटे से पैमाने से एक एजेंसी ले ली हमने। मैकडबल ब्रांड था यूबी का और किंगफिशर ब्रांड था, तो उसकी हम डीलर्स, आज तक हम डीलर्स हैं 88 से। अच्छा, आप यू आर नॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग? नो, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर यूबी। सिस्टम ऐसा होता है कि यूबी इज़ अ बिग ब्रांड, मल्टीनेशनल ब्रांड, तो वो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमको अपॉइंट करते हैं। एंड देर आर स्टेजेस, FL1, FL2, FL3, FL4। उस समय हम FL1 और FL3 में थे, अभी तो हम FL1, FL2, FL3, FL4 सभी में काम करते हैं। तो उससे हमने स्टार्ट किया। बट मेरे अंदर एक जज्बा था। एक्चुअली बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, एक इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। कॉलेज में एक बहुत ही बड़े विजनरी और इंडस्ट्रियलिस्ट है, महाराष्ट्र के ही हैं। उनका नाम था भंवरलाल जी जैन। भंवरलाल जैन। हाँ, भंवरलाल जी जैन, जो जैन इरिगेशन के चेयरमैन थे। तो उनका मैंने स्पीच सुना था कॉलेज में। तो ही सेड, ड्रीम बिग, ड्रीम तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन साथ साथ में उसका नॉलेज भी इकट्ठा करो। यू रीड बुक्स। उस समय उन्होंने समझाया था कि बुक्स रीड करिए, उसी से आपको ग्रो होगा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स उस समय से ही। आई एम टॉकिंग ऑफ 84। तो बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स और बायोग्राफीज़ और अच्छी बायोग्राफीज़ में पढ़ता था, तो उससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत आ गई थी। तो उस समय मैंने सोचा कि इन 88 मैंने सोचा मैंने अपना काम तो स्टार्ट किया है, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ माई फादर, क्यों ना मैं अपना कुछ इंडिविजुअल एज अ फाउंडर मैं कुछ बनाऊँ। वो जज्बा अंदर था। तो 92 तक वो अंदर तक चलता रहा कि आई शुड मेक समथिंग ऑफ माई ओन। बट आई यूज्ड टू रीड। तो उस रीडिंग में एक बुक मुझे मिली, उसका नाम था एक्सपोर्ट व्हाट, वेयर एंड हाउ। वाओ, एक्सपोर्ट व्हाट, वेयर एंड हाउ। हाँ, शायद प्रेमचंद या प्रेमनाथ ऐसा कुछ नाम था, ऑथर थे। आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसमें मैंने जब पढ़ा तो मेरे को सारे आंसर्स मिल गए कि मुझे क्या चीज़ का काम करना है। वो आंसर्स क्या थे कि आई हैड वेरी स्मॉल कैपिटल, नहीं के बराबर का कैपिटल था। तो आई वांटेड सम बिजनेस वेयर लो कैपिटल कैन रन द बिजनेस। उसमें लिखा था कि एक्सपोर्ट अगर जो आप करेंगे, उस समय एक्सपोर्ट को बहुत बेनिफिट्स थे। तो यू विल गेट लोन एट अ वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू विल गेट ईजीली। तो आई थॉट चलो ये भी अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो लोन मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन था उसमें कि आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट था। उस समय देयर वाज नो टैक्स ऑन इनकम ऑफ एक्सपोर्ट। So that helped me. I said, no, I want to go in that direction of international trade of export. पर अब एक्सपोर्ट जाना है, प्रोडक्ट क्या? एंड आई वॉज इन अ प्लेस विच इज़ वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटी सी जगह थी। तो प्रोडक्ट क्या? तो देन आई लर्नड। उस समय तो इंटरनेट था नहीं कोई, देयर वॉज नो ऑनलाइन या कोई डिटेल डेटा, ऐसा कुछ था ही नहीं। सो आई वेंट टू मुंबई and went in every export promotion councils. EPCs होते थे उस समय, आपको ध्यान हो तो? जी। तो वो लोग हमको डेटा देते थे, समझाते थे, और आपको याद हो तो डायरेक्टरीज होती थी अलग अलग कंट्रीज़ की। मैं बैठा था तो किसी एक सज्जन ने मुझे समझाया कि वर्ल्ड में 3 चीज़ों में कभी शॉर्टेज नहीं होगी, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें कभी शॉर्टेज नहीं आएगी। तो मैंने बोला रोटी है तो फिर व्हाई नॉट वी प्लान समथिंग इन फूड ग्रेन्स। तो आई स्टार्टेड एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, दाल, चावल, ये हम एक्सपोर्ट करते थे। बहुत मुश्किल, इनिशियली तो बहुत हम्बल स्टार्ट था, बहुत मेहनत से 1 साल के अंदर 1 कंटेनर मैंने बुक किया था। आई एम टॉकिंग ऑफ 92। एंड बाय गॉड्स ग्रेस इन 2000 वी वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मसूर दाल इन इंडिया। ओह, मसूर दाल। दाल होती है ना, मसूर दाल। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो माई करियर इन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड इन 92। राइट। तो अभी भी ये सब मसूर दाल वगैरह, मतलब फूड ग्रेन्स आप एक्सपोर्ट करते हैं कि अभी नहीं करते? नहीं। एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि 2006 में गवर्नमेंट बैंड एक्सपोर्ट ऑफ दाल। तो ये बड़ा सेटबैक था। बहुत बड़ा टर्नओवर था, बहुत बड़ा सेटबैक था उस समय हमारे लिए। क्योंकि हुआ ऐसा कि इंडिया में शॉर्टेज के कारण दाल के रेट्स बहुत बढ़ गए। तो तुअर दाल जो होती है वो 100 रुपये किलो उस समय हो गई थी 2006 में।
The first measure and step government took was it stopped export of dal. And मेरा उसमें बहुत ज़्यादा स्टेक लगा था, बहुत स्टॉक्स थे. We were coming up with India's biggest dal mill at जलगांव. सडनली बंद कर दिया सर. सडनली बंद कर दिया. अच्छा. रात को आज रात आपको को वो एक्सपोज ऑफ करने का भी टाइम नहीं दिया सरकार ने? नो टाइम एट ऑल. और उसके जो स्टॉक्स थे उसके प्राइजेस कम हो गए. एंड वी फेस्ड हेवी लॉसेस उस समय 2006 में. कैसे बाहर आए? I always tell everybody, I should say to all the entrepreneurs कि सक्सेस से आपको सीख नहीं मिलती है. यू ओनली लर्न विथ फेलियर्स. उस समय जो फेलियर हुआ वी वर अपसेट. स्वाभाविक है, आपके लॉसेस होते हैं. और लेकिन एक बात मैंने उस फेलियर से सीखी, दैट यू शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट. वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डिवर्सिफाई योर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो उस समय फिर ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट. भगवान कभी भी एक लाइन आपकी बंद करेगा ना, दूसरी खोलेंगे तो 3 लाइन खोल देता है. जी जी. तो उसी दौरान ऐसा हुआ कि सूरत में बाढ़ आई थी 2006 अगस्त. क्या 2006 सबसे बड़ी रेल आई थी, बाढ़ आई थी. तो फ्लड्स में यहाँ कोई हमारे जानने वाले हैं तो उन्होंने समझाया कि यहाँ सूरत में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएगी क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो गए हैं, लोग डरे हुए हैं. एंड सूरत ऑलवेज वॉज अ गुड अपॉर्चुनिस्ट का जगह. तो वी केम हियर एंड वी बॉट सम लैंड एट उदना मगदला. So in 2006 you came? यस, After 2006 सितंबर. हाँ, मतलब फ्लड के बाद. फ्लड जी. सितंबर में. एंड दैट इज हाउ जर्नी ऑफ सूरत स्टार्टेड. Started. Wow. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. Correct. एंड वी स्टॉप्ड एक्सपोर्ट ऑफ दाल फ्रॉम देयर क्योंकि एज इट इज़ बंद था. 6-8 साल तक बंद रहा. तो अभी शायद थोड़ा बहुत चालू किया उन्होंने कुछ तरीके से, बट ओवरऑल इट वॉज स्टॉप देयर. तो वी केम टू सूरत एंड यहाँ अगेन वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच विद अ हम्बल बिगिनिंग. आपने रियल एस्टेट, आपने कुछ जगह वगैरह ली थी फिर? हाँ, उस समय तो केवल अपने लिए जगह ली थी, एज अ रियल एस्टेट नहीं ली थी. हमने सोचा था कि व्हाई नॉट वी प्लान सम बिजनेस हियर. तो इन 2006 वी गॉट सम एरिया और उसके अंदर हमने 4 एम्ब्रॉयडरी मशीन्स खरीद के डाली थी. ओनली 4 मशीन्स. वी स्टार्टेड विद दैट 4 मशीन्स. एंड 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर समझ में आ गया कि सूरत इज़ अ बिग मार्केट. एंड आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस बिकॉज इससे पहले मैं सूरत इतना रुका ही नहीं था. तो 2026 और 2006-7 में वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल स्क्रैच ऑफ बिजनेस. फिर रियलाइज़ हो गया कि देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है और यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो फिर शिफ्ट कब हुए? 2007 में ही शिफ्ट हो गए थे. 2007 में ही हम लोग शिफ्ट हो गए फरवरी में. और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स मेरे पास आ रही है, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द एम्ब्रॉयडरी मशीन ट्रेड. तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत स्कोप है और एडवांसमेंट का. चूँकि आई वॉज अ इंजीनियर एंड माई अदर ब्रदर हु जॉइंड मी हियर, सुनील जी, ही इज़ एन MBA. तो दिस कॉम्बिनेशन रियली वर्कड. कि आई फाउंड कि उस एम्ब्रॉयडरी मशीन में क्या अपग्रेडेशन करने से उसमें ग्रोथ आएगी. एंड ही न्यू हाउ टू सेल इट. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद अ ब्रांड कॉल्ड सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन. तो फिर सिग्नेचर नाम कैसे पड़ा? इसमें ऐसा था कि हम लोग सिग्नेचर नाम के एक लिकर के डीलर्स थे महाराष्ट्र में. हाँ. तो हमने सोचा व्हाई नॉट वी कंटिन्यू द सेम नेम बिकॉज दैट वाज लकी देयर. और एक छोटा सा आपने पूछा तो मुझे याद आ रहा है. तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला, जैसे आपने पूछा सिग्नेचर नाम क्यों, तो मैंने बोला यार सिग्नेचर नाम देते हैं. तो बोले व्हाई सिग्नेचर. तो आई हैड टोल्ड हिम देन कि आई गारंटी यू दिस सिग्नेचर विल बिकम हम दोनों का ऑटोग्राफ. वाह, क्या बात है. दैट कॉन्फिडेंस. दैट वाज द विजन एंड वी यूज्ड टू ड्रीम बिग. पैशनेट थे काम में. तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. सो नेम सिग्नेचर. सो सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन्स आपने यहाँ पर शुरू किया. और इट्स ट्रेडिंग ओनली, नो मैन्युफैक्चरिंग? यस, व्हाट वी डू इज जनरली सूरत में आज तक जितने भी बिजनेस ऑफ सच काइंड्स ऑफ मशीन्स है, पीपल आर ट्रेडर्स. वो चाइना से या यूरोप से, ताइवान से मशीन्स ले आते हैं और दे सेल करते हैं. बट इन अवर केस इट वॉज अ डिफरेंट सिनेरियो. हम लोगों ने एक बात क्लियर करी थी कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे. हम लोग वहाँ मशीन बनवाते हैं विथ अवर स्किल्स, विथ अवर नॉलेज, विथ अवर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड.
हम कस्टमाइज करके मशीन्स बनवाते हैं। मतलब जिसको जो चाहिए इस प्रकार से वो आप डिमांड वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाले को रखते हैं कि हमारे डिमांड के हिसाब से वैसे मशीन बना के दो, ऐसा आपने काम शुरू किया। और हम उनको ड्राइंग देते हैं कि इसी ड्राइंग की मशीन आप दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हम चाइनीज़ या किसी भी कंट्री के सप्लायर के नाम से मशीन नहीं बेचते। वी टेल देम दैट यू आर अ जॉब वर्कर, वी विल गिव यू द डिजाइंस, वी विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट टू बेचेंगे हम हमारे नाम से। बेचेंगे हम अपने नाम से। दिस इज माई ब्रांड, दिस इज माई बेबी, सो आई विल वर्क फॉर माई बेबी, नॉट फॉर एनीबडी एल्सेस बेबी। तो इनिशियली तो बहुत तकलीफ भी होगी, क्योंकि ऐसे ही आप सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन तो डाल दिया, लेकिन उसको लोगों को तक पहुंचाने के लिए उस वक्त कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं था कि भाई अपने आप को आप प्रेजेंट कर सको। तो किस तरह से ये स्ट्रगल आपने कैसे पसार की, किस तरह से कस्टमर्स को आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, आपकी ब्रांड को जमाने की कोशिश की? ये भी मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नाइस। एक्चुअली सबसे बड़ी तो दिक्कत आई कि वी वर नॉट फ्रॉम टेक्सटाइल बैकग्राउंड इनिशियली। और टेक्सटाइल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हमने कोई बैग खरीदी और यहाँ बेच दी। यू हैव टू लर्न द रूट्स ऑफ टेक्सटाइल बैकग्राउंड। इट इज़ रिलेटेड टू फैशन। तो काफ़ी हद तक सीखने में बहुत पैसा गया। लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेर डन। एंड एक चीज़ हमने अपने ऊपर प्लान करके रखी थी कि ऑल द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स विल बी डन ऑन मी, नॉट ऑन माई कस्टमर्स। तो मॉनेटरी लॉसेस तो होते थे, क्योंकि बहुत सारी मशीनें हम नई नई टेक्नोलॉजी के साथ सेट करके मंगाते थे और वो नहीं चलती थी। 10 में से 2 चलती है, बिकॉज इट वॉज द फेज व्हेन टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एट द बूमिंग स्केल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इनिशियली तो दिक्कतें बहुत हुई, बट एक चीज़ अच्छा किया था हमने, जो आप पूछ रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि हम कस्टमर को टर्न की प्रोजेक्ट देते थे। वो मशीन हमारे पास आती थी, उसका हम प्रोडक्ट बनाते थे, प्रोडक्ट बना के उसको बेचते थे, और फिर कस्टमर के पास जाते थे कि ये प्रोडक्ट आप बनाइए, इस तरीके से बनाइए और यहाँ बेचिए, और उसके कमर्शियल वायबिलिटीज़ देते थे कि अगर जो आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतने सालों में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा आपका। वी यूज्ड टू कॉल देम, वी यूज्ड टू टीच देम, वी यूज्ड टू मेक अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दैट। So that really helped. The customer could identify the product, they know where to sell, at what price to sell. तो उससे हमारी मशीन्स को भी रिस्पेक्ट मिली, हमको भी रिस्पेक्ट मिली, एंड आवर कस्टमर्स ऑल्सो ग्रीव। दे न्यू कि अगर सिग्नेचर से मशीन्स आ रही है और सिग्नेचर हमको डिटेल्स दे रहा है, तो इट इज़ नॉट अ फ्रॉड्यूलेंट डिटेल, इट हैज़ वर्थ। तो दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग आवर मशीन्स ऑन आवर फेस वैल्यू। So this is how it started. तो अशोक जी, वो ऐसा भी होता हुआ होगा ना कि अभी उसमें इनोवेशन आप किस तरह से करते हैं, R&D करते हैं? क्योंकि आपने बताया कि आप कस्टमाइज करते हैं, लेकिन कस्टमर जब आता है तो शायद उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है, तो आपको आपका दिमाग उनको देना पड़ता है, और एवरी टाइम हर एक आदमी को आप अलग अलग दिमाग से दोगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर किस तरह से आपने ये सब देखिए, कोई भी मशीन जो है, मशीन 2 वर्टिकल्स में ग्रो होती है, या तो प्रोडक्शन में या इनोवेशन में। मशीन के 2 वर्टिकल्स है फॉर ग्रोथ। या तो जो पहला मशीन 100 मीटर कपड़ा बनाती थी उसको 200 तक ले जाओ, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो यू कैन अर्न। या सेकेंड वर्टिकल इज इनोवेशन। कोई ऐसा प्रोडक्ट उसमें डालिए कि जो फैब्रिक को अलग मकाम, अलग लुक दे, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। सो वी वर्क ऑन 2 फ्रंट्स, इनोवेशन एंड स्पीड। और हर बार जब हम लाते थे उस समय, तो हम उनको नया नया आउटपुट लेकर आते थे कि ये स्पीड पर इतना कपड़ा बनेगा और ये नई चीज़ें बनेगी जिससे आपको मुनाफा होगा। सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन्स के अशोक अडवाणी जी से हम बात कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये अनोखा प्रयोग, और सक्सेस के जरिए ये सक्सेस को पाने के लिए सबको क्या करना चाहिए, ये सीख हमें ऐसी पर्सनालिटी से मिलती है। तो मैं सीधा सवाल, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स और फॉर एनीबडी, मैं अपने अनुभव से जो आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा, वो MBA का पूरा सार है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। बिजनेस के सीक्रेट सक्सेस के लिए देयर आर 6 एलिमेंट्स। अब आप कोई, जैसे मैंने बताया मैं खाना पकाता हूँ,
तो खाने में हम 6 चीज़ें डालते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, मेथी, वॉट डालते हैं। तो एक भी चीज़ ज़्यादा पड़ने से दिक्कत होगी, एक भी चीज़ कम पड़ने से वो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से बिजनेस के सक्सेस के लिए 6 एलिमेंट्स है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट, सेकंड एलिमेंट है मार्केटिंग, मैं आपको इसकी थोड़ी संक्षेप में डिटेल भी समझाऊंगा फिर। पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड एलिमेंट है मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। तीसरा एलिमेंट है सेल्स, उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे। नंबर 4 आफ्टर सेल सर्विस। नंबर 5 टीम वर्क। एंड लास्ट जो सब लोग निग्लेक्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस समय, दैट इज प्लानिंग ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग ऑफ अकाउंट्स, प्लानिंग ऑफ फाइनेंस, कैश फ्लो। तो ये 6 प्रोडक्ट्स को हमने सही ढंग से मिक्स किया तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, वो सक्सेस मिलता ही है। जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग, यंग बच्चे आते हैं, वो दिल से सोचते हैं कि मेरे को लगता है कि मैंने ये बना देना चाहिए। यस, यू नीड टू ड्रीम तो बंद ही नहीं होना चाहिए, यू शुड ड्रीम बिग, एक्स्ट्रा बिग। लेकिन उस ड्रीम के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो इतना डेटाबेस आ गया है, यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम अ डेटाबेस, फ्रॉम डिटेलिंग। एक प्रोडक्ट ड्रीम में अच्छा लगता था लेकिन बेचने के लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं बेच सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ड्रीम में नहीं आए हैं लेकिन हम बेच के अपनी ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निखिल जी, बिजनेस में मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, एक मिर्जा गालिब का एक शेर है, इरशाद। उन्होंने उस समय लिखा था कि अकल को सौंप दिया हमने, अकल को सौंप दिया हमने, अकल मतलब ब्रेन को सौंप दिया हमने, हुनर का फैसला, हुनर मतलब कैपेबिलिटीज, अकल को सौंप दिया हमने हुनर का फैसला, दिल की सुनी होती तो हार तय थी। वाह वाह वाह। बिजनेस अकल से ही होती है, अकल दिल से नहीं होती। दिल से सोचा जाता है। डेफिनेटली पैसों से बिजनेस नहीं बड़ा होता है, सोच से बड़ा होता है। वो सोच ड्रीम्स में आती है लेकिन काम अकल ही करेगा। तो पहला मुद्दा था कि हम लोगों को प्रोडक्ट अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए। अब आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया, अब इसका मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज स्टोरी टेलिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केटिंग इज स्टोरी टेलिंग। आपको अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को ये समझाना है कि ये प्रोडक्ट आपने क्यों लेना चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, आजकल सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक प्रोडक्ट को हिट करने में, या एग्जीबिशंस है, चेंबर का एग्जीबिशन। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, आपको मैंने पीछे भी बोला है कि सिग्नेचर का सक्सेस गोज़ टू चेंबर, क्योंकि चेंबर ने हमेशा एग्जीबिशंस करे हैं। इस साल आपने 18 एग्जीबिशंस कर रहे हैं। यू आर डूइंग मार्वलस जॉब फॉर मार्केटिंग। और मुझे याद नहीं है कि 2007 के बाद मैंने एक भी एग्जीबिशन आपका पार्टिसिपेट नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। सो मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रमोट योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट। मार्केटिंग का मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। एनर्जी ड्रिंक्स आती है, स्टिंग नाम की एनर्जी ड्रिंक आती है, और एक रेड बुल आती है। मार्केटिंग का डिफरेंस देखिए, स्टिंग आप 20 रुपए में नहीं खरीदते हैं और रेड बुल को आप 80 से 100 रुपए दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट इज रेड बुल, दे हैव शोन द स्टोरी टू पीपल कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस पैटर्न। तो लॉजिक इज मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नंबर 3, आपने मार्केटिंग कर दिया, पब्लिकली सबको बता दिया। नाउ कम्स द थर्ड एलिमेंट, सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब सेल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे आम लैंग्वेज में होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट किसी को चिपका दिया, बट दिस इज नॉट सेल्स। सेल्स बहुत अलग परिभाषा है। सेल्स एक रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर के साथ, कस्टमर के साथ रिलेशन बना के लॉन्ग टर्म तक उसके साथ एसोसिएट होना है। अब बहुत बार ऐसा किस्सा होता था, हम नई मशीन्स बनाते थे और मुझे लगता था कि ये मशीन मेरे कस्टमर चला नहीं पाएगा, शौक से आ रहा है लेने, बट आई नेवर यूज्ड टू सेल दोस मशीन्स टू देम। या कोई ऐसा बंदा आता था जो कहता था कि आई डोंट हैव फाइनेंस बट आई वांट योर मशीन, जो मशीन को फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आई नेवर यूज्ड टू सेल।
सेल्स सिर्फ माल बेचना नहीं है, सेल्स उसको पैसे कमा के परमानेंट रिलेशनशिप बनाना, दैट इज सेल्स। तो उसके लिए वी हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी ऑलवेज। प्रोडक्ट का सेल की स्ट्रैटेजी कैसी होती है कि यू हैव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, आपको कॉस्ट भी व्यवस्थित चाहिए, आपकी पैकिंग अच्छी चाहिए, और जिसके लिए जो चीज़ जितनी ज़रूरी है उसके प्रोडक्ट के लिए उतनी ही देकर ही शुड अर्न आउट ऑफ इट। दिस प्लानिंग इज सेल्स की प्लानिंग। सो नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 2 इज मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 3 इज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब उसके बाद जो चौथा नंबर आता है दैट इज आफ्टर सेल्स, जिनमें बहुत लोग मार खा जाते हैं। कोई ध्यान तो नहीं माल देता। बेच दिया, पैसा आ गया, अभी जाने दो ना, अभी जाने क्या दो। फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता है। आप अमेजोन के देखिए या ज़ारा को देखिए फॉर एग्जांपल, इन्होंने ब्रांडिंग आफ्टर सेल से ही कमाई है। अमेजोन ने सिस्टम क्या किया, आपने माल बेच दिया, आपको पसंद नहीं आया, पुट अ क्लिक, वी विल टेक इट बैक, वी विल रिफंड यू द मनी। ज़ारा ने क्या किया, उससे आगे गया, मेरे से कपड़े ले जाओ, 1 महीने तक आपको मज़ा नहीं आया, वर्ल्ड के किसी भी स्टोर में आप रिफंड कर दो। दिस इज आफ्टर सेल सर्विस एंड वी अर्नड गुड नेम इन आफ्टर सेल सर्विस। किस तरह से देते हैं आप? It is a 24 hours service for signature customer, always. It is a 24 hour service. और पूरा बैकअप होता है। I always tell my customers कि मैं तो आपका पार्टनर हूँ, आपने मेरी मशीन लिया, मैंने आपको आफ्टर सेल सर्विस दिया, आपने उसमें पैसा कमाया, वो पैसा आप मुझे ही देने वाले हो दूसरी मशीन्स लेने के लिए। सो आफ्टर सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है ना, कि वो रिपीट जो ऑर्डर्स आएंगे, वो कस्टमर हमसे जो रिपीट सेटिस्फाई होकर ऑर्डर्स देगा, इट विल बियर नो एक्सपेंसेस। उसके ऊपर मार्केटिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं हुई है, उसने हमको रिपीट ऑर्डर्स दे दिया, दोज आर अवर इनकम्स। तो आफ्टर सेल सर्विस इज नेवर एन एक्सपेंसर, आई ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट। आप जितना बैकअप देंगे उतना आपको ग्रो होना है। तो 4th मुद्दा था आफ्टर सेल सर्विस। अब 5वां मैंने बोला कि टीम, ग्रुप, टीम बनाना। सर धीरू भाई को मैंने लाइव सुना है बॉम्बे में, तो उनका एक सेंटेंस मेरे दिमाग में, जहन में परमानेंट बस गया है। उन्होंने बोला था कि अच्छा मालिक अच्छी दुकान चला सकता है, अच्छा मालिक अच्छी दुकान चला सकते अच्छी दुकान चला सकता है, पर अच्छी टीम बड़ी कंपनी चला सकती है। आप अकेले ही सब हैं। करेंगे, यू कैन नॉट गो विदाउट टीम। वी कैन नॉट गो विदाउट टीम। आप अकेले ही बैठ के दुकान चलाएंगे, सभी खुद करेंगे, तो वो दुकान ही रह जाएगी। आपको ग्रो होना है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कंपनी बनानी है, तो यू नीड अ टीम, एंड टीम एफर्ट रियली प्लेज बिग thing in the organization, and it is most tough, it is very difficult to retrain the team for long time, and we are blessed कि मैं proudly I can say जो 1988 में मेरे साथ जुड़ा था वो आज तक हमारे साथ है। It is a family tree that is growing and even they are growing. तो family tree grow करने के लिए we need to reach to the team, कन्वर्ट देम द वे वी वॉन्ट। मेरे को अभी बीच में किसी ने ये बात पूछी कि आप टीम को क्या सिखाना चाहते हो, आप यार टीम को कैसे काम कराना चाहते हो, तो मेरे को समझा नहीं, लेकिन मैंने एक सेंटेंस में बोला था जो मैं शेयर करता हूँ। आई टोल्ड हिम वी डोंट टीच अवर टीम हाउ टू वर्क, बट वी टीच देम हाउ टू टेक डिसीजंस, क्या बात है। हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओनरशिप, ओनरशिप, दैट इज देयर ओन फैमिली ग्रुप। और आज भी हम उनके साथ सब जगह ऐसे ही मिलते हैं, जुड़ते हैं जैसे वो फैमिली पूरी ट्री है। तो नंबर 5 इज फॉर एग्जाम्पल आई सेड टीम बिल्डिंग, एंड नंबर 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑलवेज निग्लेक्टेड इन इंडियन बिजनेस, एंड दैट इज फाइनेंस प्लानिंग। फाइनेंस प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल नाउ। पहले नहीं होता था, बट अब जो है, अब आपने मार्केटिंग करने गए और सारा पैसा मार्केटिंग में लगा दिया, तो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे? तो यू शुड नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लानिंग ऑफ द फाइनेंस। एक राहत इंदौरी साहब बहुत अच्छे
शायर रहे हैं, जी, राहत इंदौरी, आप या नो मोर, नाम पड़ा है। उनका एक सुना लाइन भी था, है। मैंने लाइव सुना था उनको, एक बहुत छोटा सा लाइन उन्होंने बोला था जो मेरे जहन में रह गया कि सांस और पैसा, सांस और और पैसा पैसा दोनों खत्म होने के बाद उसकी अहमियत पता पता चलती है। चलती है। बहुत अच्छा। तो पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए फाइनेंस प्लानिंग चाहिए। करेक्ट, कैश पे खड़े रहो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू अरेंज द कैश फ्लो। तो ये 6 चीजों की रेसिपी से बिजनेस 100% सक्सेसफुल हो सकता है, अगर जो आपने बैठ के उसको एक एक चीज को व्यवस्थित किया। शायद मैं भी बोल रहा हूं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे फैमिली के जितने भी सक्सेस हम हो चुके हैं बिजनेस में, उसका कारण भी ये है कि वी आर 4 ब्रदर्स। मेरा एक ब्रदर है सुनील भाई, ही इज एक्सट्रीमली गुड एट प्रोडक्ट बिल्डिंग, ही नोज हाउ टू गेट द प्रोडक्ट एंड सेल्स। I am very good at marketing. One of my brothers is very good at finance. He has done masters in finance. और एक ब्रदर जो है, he is good at implementation of job. तो ये जो संगम हुआ फैमिली में सब चीज़ों का, उस वजह से सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ गया। और इसी कारण से आई एम प्राउड टू टेल यू कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, तो माई सन डिड मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेरे एक भाई के बेटे ने मास्टर्स इन फाइनेंस किया, एक बेटे ने अभी अमेरिका से ही इज जॉइंड द बिजनेस, ही हैज़ डन मास्टर्स इन डेटा साइंस, और एक बेटी जो है शी हैज़ डन मास्टर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड शी हैज़ वर्कड फॉर अ बिग प्रोजेक्ट एट पेरिस, नाउ शी इज़ जॉइनिंग अवर बिजनेस अगेन। सो वर्सेटाइल, एवरी एस्पेक्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ये आपने जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बताया, थोड़ा बहुत बताइए, आगे बताइए, उनकी सोच क्या होती है? ये सब पढ़ पढ़ के आते हैं, आर दे प्रैक्टिकल फॉर द बिजनेस? सर वो तो प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम इज कि हमारी जनरेशन प्रैक्टिकल नहीं है उनको होती, इसलिए एक्सेप्ट उसको करने एक्सेप्ट में। करने में। करेक्ट। The तो ये भी एक problem- मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि भाई जो बी Gen Z प्रैक्टिकल है। विद जेन जी। सर देखिए, जैसे ये तो मैंने आपको एमबीए पॉइंट ऑफ व्यू से 6 पॉइंट्स बोले कि इनसे सक्सेस आपको मिलेगी। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से जो सक्सेस मिलने का सिंपल रास्ता है वो एकदम सिंपल है। यंग जनरेशन की एनर्जी एंड उनकी ड्रीमिंग एंड ओल्ड जनरेशन की मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, इसको मिक्शन कर दो, 100% सक्सेस मिलना है। दे हैव टू एक्सेप्ट योर मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देयर ड्राइव, देयर हार्ड वर्किंगनेस, देयर ड्रीम्स, हाउ टू अचीव देम, देयर न्यू टेक्नोलॉजीज। अब बच्चे आते हैं हमारे पास, वो दे डोंट टॉक इन फिगर्स, दे टॉक इन परसेंटेज। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देम। मैं उनको बोल रहा था हमने 2000 मशीन बेच दी, बोले नहीं नहीं नहीं, वी हैव सोल्ड 42.5% मशीन्स ऑफ द मार्केट, दैट कैप इज 42.5%। तो मैं बोला यार 2000 तो गुड नंबर, नॉट गुड नंबर। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आप 1800 ही मशीन बेचें, लेकिन मार्केट कैप आप 55% कर दें, मार्केट ही नहीं ग्रो हुआ है। सो दिस स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस was not taught to us when we were doing business. But these guys are doing that ways and I'm really impressed with them. And I appreciate every month जो मैं डेटा साइंस वाला मानव मेरा बेटा है, he gives me, he says, ताऊ जी आप बात नहीं समझते, don't give me figures, I will give you graphs. मेरे कैबिन में बड़ा सारा ग्राफ लगा देता है, मुझे ही शर्म आती है कि लास्ट ईयर इसी महीने में मैंने इतना बेचा था, इस साल इतना कम बेचा है। सो दीज टेक्निक्स ऑफ यंगस्टर्स, जेनजीज शुड रियली बी अप्रिशिएटेड बाय द जनरेशन व्हाट वी आर इनटू। राइट। सूरत का जो ग्रोथ है और खास करके जो टेक्सटाइल का बैकग्राउंड बना है, वो जो इकोसिस्टम बना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इन पर्सन टू यू ऑल्सो। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि आपको किस तरह से ये एनवायरनमेंट आपको आपकी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। निखिल जी, सूरत जैसा शहर पूरे पृथ्वी पर नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस एंड आई कैन शो यू विद प्रूफ्स कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। आप एक इमेजिन करिए कि पूरे वर्ल्ड में
इतना कंसोलिडेटेड सिंगल कमोडिटी शहर पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। 20 किलोमीटर के रेडियस में, इफ आई एम टॉकिंग टेक्सटाइल, सूरत हैज 2 इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड डायमंड्स। दोनों के साथ ये बात लागू होगी, बट आई एम कंसर्न विद टेक्सटाइल, सो आई विल गिव यू टेक्सटाइल का उदाहरण। इन 20 किलोमीटर्स रेडियस, फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ ऑल द फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वो सूरत में ही है। अभी मैं आई वॉज कंडक्टिंग अ सेमिनार, तो उसके लिए मैंने थोड़ा डेटा निकाला एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। सूरत में पर डे 5 से 6 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। इसको बनाने के लिए करीब 3 से 4 शटल लूम्स है और 2 लाख शटल लेस लूम्स है, जिसमें वाटर जेट, एयर जेट, रेपियर, जकार्ड आ गई। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ वन टेरिटरी जहां पर 5 से 6 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। अब इससे ऊपर जाते हैं तो इस कपड़े को प्रोसेस करने के लिए देयर आर मोर देन 400 डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स। एक प्रिंटिंग मिल का कॉस्ट 25 से 30, 35, 40 करोड़ रुपए का जाता है। ऐसी 400 एक्टिव मिल्स यहाँ पर है। ये डाइड कपड़े के ऊपर फैशन रिलेटेड काम करने के लिए आई वॉज सरप्राइज टू नो कि 2.5 लाख एम्ब्रॉयडरी मशीन्स, डिजिटल प्रिंट मशीन्स ये सूरत में इंस्टॉल्ड है। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 20 किलोमीटर का रेडियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये कपड़ा बन गया, इस कपड़े को बेचना है। एंड आई वॉज शॉक्ड टू नो देयर आर 2 लाख होलसेलर्स जो माइक्रो लेवल पर ये कपड़ा बना के ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई कर रहे हैं। माइक्रो लेवल का मतलब क्या होता है कि आपने बोला महाराष्ट्र, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के लिए मैं कपड़ा बना रहा हूँ। फैशन है, हर स्टेट की टेस्ट अलग है, तो महाराष्ट्र का कपड़ा बनाने वाले बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में पूना के लिए ही 200 लोग काम कर रहे हैं। ओनली टेस्ट ऑफ पूना। जस्ट इमेजिन, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इतना मास प्रोडक्शन, बैकवर्ड, फ्रंट एंड, यार्न मैन्युफैक्चरिंग देखो, सब यही होगा। 70% ऑफ इंडियाज मैनमेड फाइबर इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट सूरत। वर्ल्ड 60% ऑफ मैनमेड फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड एट सूरत। तो दीज आर बिग अपॉर्चुनिटीज। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूं सर, सूरत में लोग मौके का इंतजार नहीं करते हैं, सूरत में लोग मौका बना लेते हैं, दे क्रिएट इट। और सूरतीस का क्या मतलब, जो सूरत के हैं उनका प्रदान आपकी ग्रोथ में क्या हो सकता है? सर देखिए, मैं एक बात सूरत के लिए आपको, चाहे वो सूरतीस हो या जो भी सूरत में व्यापार कर रहे हैं, वर्ल्ड में ये पहला शहर ऐसा है जहां इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स, छोटे एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। आप लॉजिक समझिए, आप अहमदाबाद जाइए, गुजरात में हमारा अहमदाबाद है, इट्स अ बिग डेस्टिनेशन, इट्स अ बिग सिटी। वहाँ बड़ा काम है टेक्सटाइल का, कॉटन का बहुत बड़ा काम है, लेकिन वहाँ वो लोग कैसे हैं कि 25 से 30 बड़ी मिल्स होगी, दे आर डोमिनेंट इन द मार्केट। पर सूरत में आप आइए, सूरत में एक लेन में, एक गली में आपको 25 यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, 25 यंग एंटरप्रेन्योर्स नेक्स्ट टू डोर। और पूरे सूरत में आप जाएंगे तो मोर देन 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। एंड दिस इज 100% सक्सेस रेट यहाँ इस कारण से मिलता है कि यू गेट वैरायटी ऑफ फैब्रिक, यू गेट वैरायटी ऑफ टेस्ट, यू गेट वैरायटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग फॉर यू। तो सूरत जैसा शहर तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। सूरत की बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब मैं थोड़े परिवर्तन की बात करता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री लगा के आप बैठे हैं तो नए नए चेंजेस आते रहते हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, AI, चैट GPT से लेकर बहुत कुछ ऐसा आ रहा है। अगर वो अपनाएंगे नहीं तो हम मार्केट में नहीं रहेंगे। कैसे अपनाते हैं आप इस AI को और किस अंदाज से देखते हैं? आपकी मौलिकता खत्म हो गई है, आपकी मौलिकता किसी और ने ले ली है, मशीन ने ले ली है, आप इस किसको मतलब हाउ यू जस्टिफाई इट? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आई ऑलवेज टेल इज अ टूल, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ टूल फॉर यूज़। ये एक टेक्नोलॉजी आई है, हर आदमी इसको अपने तरीके से इस टूल को यूज़ करने वाला है। ठीक है, जैसे हमने हमारे मशीन्स में
वी हैव स्टार्टेड यूजिंग AI. जस्ट रिसेंटली अभी 21 फरवरी को सीटेक्स एग्जीबिशन है, तो उसमें वी आर लॉन्चिंग एन एयरजेट, मे बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स, जिसमें एयरजेट इज पावर्ड बाय AI. तो आप पूछेंगे मैंने क्या किया, उस टूल को मैंने कैसे यूज किया. मैंने उस AI टूल में ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो आपके मशीन का मॉनिटर है वो रिमोटली एक्सेस हो सकता है. जैसे एक मशीन है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल रही है, उसमें कुछ खराबी आती है, तो आज तो ऐसा होता था कि मेरा स्टाफ जाएगा, उसमें वो ठीक करेगा और मशीन चालू करेगा. अब हमने AI टूल यूज़ किया है कि रिमोटली मैं मेरे ऑफिस से आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके उसको रिपेयर कर सकता हूँ. रादर मैं क्या, चाइना से बैठा हुआ सीनियर इंजीनियर भी वहाँ से उसको एक्सेस करके दे सकता है. तो स्टॉप ओवर टाइम बचेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल बी चीपर. तो हमने AI टूल को इस तरीके से यूज़ किया है. इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में हर इंडस्ट्री के लिए AI टूल यूज़ होना चालू हो जाएगा. इससे डरने वाली बात नहीं है. अब रिसेंटली मेरे से किसी ने न्यूज़पेपर के लिए पूछा कि AI से जॉब्स जाएगी, AI माइट टेक अवे द जॉब्स ऑफ द यंगस्टर्स. तो मैंने 2-4 बातें बोली थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. आई सेड आई रिमेंबर 1910 टांगा चलता था. टांगा उस समय आई कार, तो टांगे वाले ने, सब ड्राइवर्स ने बोला हम तो अब ख़त्म हो गए, कार तो ज़्यादा लोगों को फास्ट ले जाएगी, हमारे लिए काम क्या होगा. बट क्या हुआ, टांगा वाला ड्राइवर बिकेम कार का ड्राइवर, कार्स बढ़ती गई, काम बढ़ा. देन यू कम इन 1970s 80s. आई रिमेंबर ATM आया था, आपको याद हो तो आई रिमेंबर बैंकर्स ने हड़ताल करी थी कि ATM आने से हमारे कैशियर्स, हमारे लोगों का जॉब ख़त्म होगा. बट क्या हुआ, जो जॉब ख़त्म नहीं हुए, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गई, बैंक्स बढ़नी चालू हुई, अपॉर्चुनिटीज़ आई कि हमको अभी कैश के अलावा और भी काम है. ठीक है, इस तरीके से आप इंटरनेट देखिए. इन 1995 वी हैड कम अप विद अ कंपनी कॉल्ड सोनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SIT. हमने एक पोर्टल बनाया था, dalal.com. इट वॉज अ टफ टाइम. और तब ऐसा हो गया था कि अभी इंटरनेट आने से सबकी जॉब्स खत्म हो जाएगी. जो हाथ से अकाउंट्स लिखते थे वो घर बैठ जाएंगे, अब ये इंटरनेट का अकाउंट्स करेगा. और उस समय ऐसा हुआ भी था, 35 लाख लोगों की जॉब अमेरिका में चली गई थी. लेकिन इन 1 ईयर 1.9 करोड़ जॉब्स डेवलप हुई थी, बिकॉज प्रोफाइल्स चेंज हो गई. इंटरनेट आने से आपके सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स आ गए, सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स आ गए, जो भी आए, नई प्रोफाइल से नया काम बढ़ता है. अभी उसी तरीके से AI आने के बाद होने वाला क्या है, सम AI सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स आ जाएंगे, AI कंटेंट क्रिएटर्स आ जाएंगे, AI से रिलेटेड ऐसे टूल्स बनाने वाले आ जाएंगे. अब ह्यूमन रोबोटिक्स, आई वॉज एट चाइना लास्ट वीक, तो दे वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रोबोटिक्स कि AI गवर्नड ह्यूमन रोबोटिक्स. हम लोग अभी तो छोटे रोबोट्स उन्होंने डाल दिए, बनाने चालू है वहाँ, मैंने देखे भी चल रहे हैं और दे आर यूजिंग इट. तो मेरा बेटा बोलता है कि ये ह्यूमन रोबोटिक्स तो आ गए तो लोगों का काम कर लेंगे. तो आई टोल्ड हिम, हाउ कैन अ ह्यूमन रोबोटिक बी बिल्ट? उसको बनाने वाले यही लोग हैं ना, हम लोग ही बनाएंगे ना. करेक्ट. उल्टा की ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेगी. तो AI इज फ्यूचर. आई रादर आई विल से AI इज नॉट फ्यूचर, इट इज प्रेजेंट. इज प्रेजेंट. कुछ और आ जाएगा फ्यूचर में. तो अभी आ गया. AI is already in our डे टू डे लाइफ. एवरीवेयर यू कैन फाइंड नाउ AI somewhere. एक सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं कि परिवर्तन का स्वीकार करो. अगर परिवर्तन का स्वीकार नहीं करोगे तो आप मार्केट में नहीं बचोगे. अगर AI का स्वीकार नहीं किया तो नेचुरली वो पीछे ले जाएंगे. ह्यूमन रेस जो है ना सर, आई टेल यू, ह्यूमन जो रेस है उसका सबसे बड़ा मजबूती वाला गुण है दैट वी हैव लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. आप देख लीजिए, हर चीज को हम, कोविड को हमने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए. वी एक्सेप्ट इट. AI आया, विल एक्सेप्ट इट एंड विल ट्रेन एंड यूज इट इन अ प्रॉपर वे फॉर द ह्यूमन रेस. सो अभी SpaceX वगैरह जो बन रहे हैं, दिस आर ऑल एसोसिएटेड विद AI. जी अशोक जी, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की. QCO लाने की कोशिश सरकार ने की,
लेकिन शायद हम इतने तैयार नहीं थे, इसलिए उनको मशीनरी पे क्यूसीओ हटाना पड़ा। आप लोग भी बहुत टेंशन में थे कि अगर क्यूसीओ लग जाएगा तो फिर आप जो भारत से बाहर की जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी उसको कैसे कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं वजह से उसको पीछे करना पड़ा। यान स्टेज पे भी यही हुआ। आप बार बार आपकी बात में चाइना का जिक्र करते हैं, क्या सीखना चाहिए हमें अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए? चाइना से क्या सीखना चाहिए, कहीं और कंट्रियों से क्या सीखना चाहिए, और क्या हम ऐसी सब चीज़ें जो अलग अलग कंट्री बनाती है वो हम कर पाएंगे? सर देखिए, चाइना से क्या सीखना चाहिए, पहला आपका ये प्रश्न था। बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू चाइना फ्रॉम लास्ट मे बी 20 ईयर्स। बहुत कुछ सीखने के लिए हुआ, बहुत कुछ सीखने के लिए। जो दोनों में फ़र्क है, उनका एजुकेशन लेवल, ट्रेनिंग लेवल फॉर द स्टाफ, फॉर द टीम बहुत स्ट्रांग है, नंबर वन। नंबर टू, देयर मोरालिटी टूवर्ड्स जॉब, उनको काम करने की जो इच्छा है वहाँ के लोगों की, जो मैंने देखा है, अगर आपने उनको हायर किया तो 100% दे विल गिव यू 100% कि आप लोगों ने उनसे अर्न करना चाहिए। वो मोरालिटी है काम करने की। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चाइनीज़ इंजीनियर्स आते हैं हमारे यहाँ सूरत। चाइना का जो टाइम टेबल है वो सुबह 8 बजे चालू होता है, दोपहर को 12:30 बजे खाना होता है, 1 बजे फिर वापस ज्वाइन करेंगे और 6 बजे ऑफिस क्लोज। दिस इज़ द टाइमिंग। अब जब इंडिया आ रहे हैं, हमारा टाइमिंग अलग है। हम 10:30-11 बजे शुरू करते हैं, ऑफिस स्टार्ट करते हैं, दोपहर को 2 बजे खाना खाते हैं, रात को 8 बजे खत्म है। रात को 8 बजे तक काम करते हैं। टाइमिंग्स उतने हैं लेकिन टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन वो लोग आने के बाद यहाँ भी मेरी ऑफिस बंद रहेगी, वो 8 बजे मेरे ऑफिस के बाहर वो लोग खड़े रहेंगे। मैंने उनको 10 बार समझाया कि भाई मेरी ऑफिस 10:30 बजे चालू होगी, आप 8 बजे आके खड़े क्यों रहते हो? बोले नो, वी आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द चाइनीज सप्लायर, और उन्होंने हमको टाइमिंग दिया है 8 बजे 8 का, बजे का। काम हो या नहीं हो। दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन, दिस लेवल ऑफ फोकसनेस, वो हमारे यहाँ टीम में मिसिंग है। और उनको जो ट्रेनिंग देते हैं ना सर काम करने की, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया ने डेवलप करनी चाहिए। वहाँ के, यहाँ तो हर आदमी विथ एक्सपीरियंस इंजीनियर बनता है, वहाँ वो ट्रेन होके इंजीनियर बनता है विथ एजुकेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें चाइना में उनको ऊपर लेके जाने में सहायक है। और दूसरा, वहाँ की जो गवर्नमेंट ने, जो हम अभी भी कर रहे हैं, अब यहाँ भी कर रहे हैं, आज से 15 साल 20 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ किया तो दूर दूर की डिस्टेंसेस नज़दीक हो गई, तो लैंड की कीमतें सस्ती हो गई, आदमी दूर तक जा सकता है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी 5-6 सालों से इंडिया में हो रहा है। इनफैक्ट इस बजट में तो उसको और बढ़ाया भी है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी सपोर्टिव, बट नॉट एट द मोमेंट राइट नाउ। अब अंतिम चरण में हम प्रवेश करते हैं, और आने वाला कल हमारा क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा, टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री का क्या होगा, सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन्स का क्या होगा, क्या सपना देखा है? आप अपने आप को कहाँ पर प्लेस करते हैं इन कमिंग 5 years एंड देन नेक्स्ट 50 years? अगर जब मुझे आप देखेंगे तो वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन वर्सेटाइल बिजनेसेस। टेक्सटाइल के अलावा हम और चीज़ों में भी काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं, NBFC में काम करना चाह रहे हैं, और काफ़ी जगहों पर हम काम कर रहे हैं। बट टेक्सटाइल का फ्यूचर मैं आपको 100% अश्योर कर सकता हूँ कि सूरत विल बी नंबर 1 इन वर्ल्ड इन टेक्सटाइल। और मैं सिर्फ ये बातें करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाइना भी जाऊँगा ना, तो इवन चाइनीज़ फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स आर स्केयर्ड ऑफ सूरत। वो डरते हैं, वो बोलते हैं वहाँ सिस्टम क्या है, एक तो बहुत दूर दूर इंडस्ट्रीज़ है, एक इंडस्ट्री 700 किलोमीटर दूर है, वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, वॉल्यूम में बनाएगी, मास बनाएगी, लेकिन एक ही प्रोडक्ट बनाएगी। और वो जो ऑर्डर्स भी लेगी, वो बोलेगी मिनिमम 1 लाख मीटर का ऑर्डर हो तो मैं सप्लाई करूँगा। और उसके सामने सूरत में देखिए 20 किलोमीटर के रेडियस में आपने 500 मीटर का भी ऑर्डर दे दिया किसी को, दे आर हैप्पी टू सप्लाई। तो वर्सेटैलिटी काम करने की जो सूरत में हो रही है। अब आप गारमेंटिंग में देखिए, मैं सबको यही प्रोत्साहित करते रहता हूँ कि नेक्स्ट इन थिंग इन सूरत विल बी गारमेंटिंग। हम कपड़ा बनाने तक आ गए हैं,
बट उस कपड़े को गारमेंट्स में कैसे बदलना, ये अभी तक बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना इधर जाता था. बट लुकिंग एट द यूनिवर्सल जो अभी चल रहा है वर्ल्ड में, जो उथल पुथल चल रही है, बांग्लादेश बहुत नीचे जा रहा है, वियतनाम नीचे जा रहा है, तो वो सारा ऑर्डर जो है वो इंडिया को आएगा. तो एज एन टेक्सटाइल इफ यू सी डाउन द लाइन 50 ईयर्स में वी विल लीड द वर्ल्ड. पीपल विल कम टू बाय फ्रॉम अस. आप देखिए मशीन्स की आपने बात करी, व्हाट वी सी इन फ्यूचर फॉर द मशीन्स. आई विल गिव यू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री. पहले ये सब मशीन्स यूरोप में बनती थी, उसको यूरोपियंस ने बेचना चालू किया मशीन कोरिया ने 10-15 साल उनसे मशीनें ली, सीख गए, फिर कोरियन मशीन्स आने लगी, यूरोपियन कम हो गई. कोरिया वालों ने बेचा चाइना को, 10-15 साल चाइनीज़ ने उन मशीन्स को लिया, अब कोरियन बंद हो गई, चाइनीज़ बनाने लगे हैं. 10 सालों से वो चाइनीज़ मशीन्स इंडिया को दे रहे हैं. अब क्या होने वाला है? डाउन द लाइन वी विल लर्न, वी विल मैन्युफैक्चर इट हियर. सो फ्यूचर ऑफ इंडिया इज गवर्निंग एवरीवेयर. और जो लीडरशिप मिली है 2014 से आज तक, ये 12 साल शांति से गए हैं. जिस कंट्री में, आई ऑलवेज से, जिस कंट्री का इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन शांति, आधार, सपोर्ट एंड सिंगल गवर्नमेंट एंड पावरफुल गवर्नमेंट, तो उस कंट्री का ग्रोथ 100% होता है. जी, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक रैपिड फायर ले लेंगे. लीडरशिप फिलॉसफी आपकी क्या है? लीडरशिप फिलॉसफी आप मेरे से पूछेंगे, काम करो लेकिन ईमानदारी से, मोरालिटी से, ईमानदारी से सब जगह काम करो. किसी को ठगना, लूटना, फ्रॉड. मैंने आज सुबह एक छोटी सी चीज़ लिखी थी कि ईमान अगर सौदे में हो, ईमान अगर सौदे में हो तो मुनाफा देर से ही सही पर दूर तक आता है. वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात. सो हमारा नींव, हमारा फाउंडेशन जो हमको सिखाया गया है कि यू हैव टू डू बिजनेस, यू हैव टू वर्क हार्ड. मैं यंगस्टर्स के लिए भी बोलूँगा, यू शुड ड्रीम बिग, बट वर्क मोर बिगर, वर्क मोर हार्डर एंड प्लान द हार्डेस्ट. और इन सब के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप खाने की रेसिपी सक्सेस की बनाना चाहते हो तो नीचे से गैस या ईंधन देना पड़ेगा ना जलाने के लिए. द पेशेंस ये उसकी गैस है. वो बंद हो जाएगी ना तो ये सारी, यू हैव टू कीप पेशेंस. रातों रात अमीर कोई नहीं बन सकता. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कीप फेथ इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, थिंक बिगर, प्लान इट और कीप बी पेशेंट. सक्सेस इज श्योर. बी पेशेंट आपने बता दिया. तो एक रैपिड फायर में पहला प्रश्न ये होगा कि आपको गुस्सा कभी आता ही नहीं है, या आपको गुस्सा आता है तो क्यों आता है, कब आता है? देखिए सर, मैं आई एम इन स्पिरिचुअल path from 86. I was with Osho, then later I went for Art of Living. Now I'm still with Art of Living. I do meditation when I was in 82. तो देखिए, गुस्सा आता है, गुस्सा तो आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कि गुस्सा नहीं आता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रहना चाहिए. तो गुस्सा मुझे आता है बट वो ज़्यादा लंबा समय नहीं चलता है. ये किसी भी प्रकार का गुस्सा हो, या व्यक्तिगत गुस्सा हो या परिस्थिति पे गुस्सा हो, वो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड आगे बढ़े हो. Everybody should do meditation. That's one of the tonic for your brain. जो ब्रेन में इतनी उथल पुथल चलती है उससे वो स्थिर होता है. You should do तो प्राणायाम. मेडिटेशन की बात की, योग, प्राणायाम, ये सब बातें, लेकिन कितने बजे उठकर ये सब आप करते हो? I आपकी wake दिनचर्या up क्या at रहती है? 6:30. Then I do प्राणायाम, ध्यान. Then I go to जिम, सीवी पटेल जाता हूँ जी. बहुत सालों से. एंड 11 o'clock I join my office. 8 o'clock, 7:30-8 बजे तक ऑफिस रहता 11 बजे जाते हो तो चाइनीज वाले तो 3 घंटे खड़े रहने होते हैं. है. वो खड़े रहते हैं. और रात कब पड़ती है आपकी? वो 10:30 I sleep. 10:30 उसकी. 10:30 I sleep. एंड जो पैशन है लाइफ की, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ calling my friends for parties. I do a lot of new innovative systems of partying. ये मेरा शौक है. I am always involved into it. जैसे अभी चाइनीज़ हमारे आते हैं तो I cook them their own वहाँ का चाइनीज़ फूड, और उनके ही खाने के बर्तनों में मैं उनको खिलाता हूँ.
So they are very impressed. They said this is rarely anybody can think of कि हमारे ही बर्तनों में हमारे ही चॉपस्टिक से हमारे ही तरीके का खाना आप यहाँ हमको पका के खिलाते हो. So this is शौक की बातें हैं. That gives you happiness, the inner happiness. पैसा, I always say पैसा is the byproduct. Destination is not important. Journey is important. सो अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जाते जाते मैं एक छोटी सी बात आपको बोल के जाऊंगा. मजरू सुल्तानपुरी जो थे ना, आप जी, जानते जी, होंगे, बिल्कुल. तो नहीं जानते होंगे. मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, अकेले ही चला था मैं जानिबे मंजिल, अकेले ही चला था मैं जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया. तो दर्शक दोस्तों, ये थे अशोक अडवाणी जी, सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन्स के संचालक श्री, अपने विचारों के साथ. बिल्कुल उम्दा व्यक्तित्व, बातों में इतनी सरलता और परिवर्तन की स्वीकार की उनकी जो मनोजगत है, मेरे ख्याल से इनकी सक्सेस का ये एक प्रमाण है. चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपके साथ और बातें शेयर करते रहेंगे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.